मॉड्यूल नंबर 2 है तुम्हारा। ठीक है, अथॉरिटी ऑफ द एडवांस रूलिंग छोटा चैप्टर है, बट बहुत छोटा नहीं, लेकिन छोटा चैप्टर है। अब अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में क्या कहा जाता है कि अथॉरिटी कौन सी है एडवांस रूलिंग लेने के लिए। सुनते जाओगे, लर्न होता जाएगा, इसलिए पूरा ध्यान बुक से पहले इधर देना, पॉइंटर्स में करेंगे, याद हो जाएगा। देखो भाई, जब आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने जाते हो तो दुविधा क्या होती है कि सामने वाला हमारे यहाँ आ रहा है, हम किसी और के यहाँ जा रहे हैं, तो एक बार पूछ तो ले कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कोई एडवांस में रूलिंग तो ले लें। तो यहाँ पे बोलते हैं ऐसी कोई चीज जिसका आपको डिसीजन लेना हो तो एडवांस में उनसे पूछ लो कि दिस ट्रांजैक्शन प्रपोज्ड टू बी अंडरटेकन है। प्रपोज मतलब हम करने जा रहे हैं, कर ले क्या, उसके लिए भी जा सकते हो। और याद करो, आईडीटी में भी करा था ना, ऑलरेडी अंडरटेकन, कोई चीज कर ली, अब लग रहा है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा करे कि नहीं करे, तो भी जा सकते हो। तो सबसे पहले अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास आप प्रपोज्ड टू बी अंडरटेकन के लिए भी जा सकते हो और ऑलरेडी अंडरटेकन ट्रांजैक्शन के लिए भी जा सकते हो। तो कीवर्ड रजिस्टर सिर्फ 2 करो, प्रपोज्ड वाली चीजों के लिए भी जा सकते हैं और जो ऑलरेडी अंडरटेकन है उसके लिए भी हम जा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है इसका रूप चेंज होने वाला है। मतलब नाउ 1 सितंबर 2021 से अब इसको अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग नहीं बोलेगी, इसका क्या कर दिया, नामकरण कर दिया, इसको क्या बोल दिया, बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग। कोई चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग 1/9/2021 के पहले तक था और जैसे ही क्या हुआ 1/9/2021 को अमेंडमेंट हुआ, इसका नाम कर दिया बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग। थोड़ा बहुत चेंजेस और है, सीआईटी वगैरह का कुछ और लोग भी इसमें जुड़ गए हैं, वो क्या है अपन बाद में देख लेंगे। अदरवाइज सिर्फ नामकरण हुआ है और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले इसके पास जाओ प्रपोज्ड के लिए, इसके पास जाओ ऑलरेडी जो अंडरटेकन है उसके लिए चले जाओ। ठीक है, अब जा कौन सकता है, क्या रेसिडेंट जा सकता है? बिल्कुल, रेसिडेंट भी जा सकता है, लेकिन एक लिमिट है। क्या नॉन रेसिडेंट जा सकते हैं? स्पेसिफिकली देखा जाए तो उन्हीं के लिए बना था, आओ हमारे इंडिया में अगर कुछ कर रहे हो तो पूछ तो लो हमसे पहले, तो वो भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर रेसिडेंट को जाना है तो 2 केस में जाएगा, रेसिडेंट 2 केस में जाएगा। रेसिडेंट कितने केस में जाएगा? 2 केस में। केस नंबर 1, अगर उसकी खुद की टैक्स लाइबिलिटी की बात चल रही है, अगर उसकी खुद की क्या है, टैक्स लाइबिलिटी 100 करोड़ या उससे ज्यादा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द टैक्स लाइबिलिटी, नॉट ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू की बात नहीं चल रही। अगर एक रेसिडेंट है, अगर उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी है किससे, आउट ऑफ 1 और मोर ट्रांजैक्शन, आउट ऑफ 1 और मोर ट्रांजैक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़, जो टैक्स लाइबिलिटी आ रही है एक या एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस करने पे, जिसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 करोड़। सॉरी आई सेड रॉन्ग, कि ट्रांजैक्शन वैल्यू 100 करोड़ या उससे ज्यादा है और उससे जो भी टैक्स लाइबिलिटी आ रही, ट्रांजैक्शन वैल्यू 100 करोड़ या उससे ज्यादा की है और उस 100 करोड़ या उससे ज्यादा की ट्रांजैक्शन वैल्यू की जो भी टैक्स लाइबिलिटी आ रही, वो क्वेश्चन पूछने जाना है। तो चले जाओ, पहला रेसिडेंट 2 केस में जाता है। अगर ट्रांजैक्शन की वैल्यू 100 करोड़ है या फिर उससे ज्यादा है तो उसके रिस्पेक्ट में जो भी टैक्स लाइबिलिटी आ रही है उसकी बातचीत करने, उसकी एडवांस रूलिंग के लिए आप जा सकते हो। दूसरा, रेसिडेंट फिर से जा सकता है किसके बिहाफ पे, नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे। नॉन रेसिडेंट यहाँ तक आ नहीं पारा, उसने बोला प्लीज तुम पूछ लो ये तुम्हारे इंडिया में चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, तो नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे भी रेसिडेंट जा सकता है। प्रपोज्ड के लिए भी जाते हैं, ऑलरेडी के लिए भी जाते हैं। फिर उसके बाद रेसिडेंट 2 केस में जाता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू या तो 100 करोड़ है या फिर ग्रेटर देन 100 करोड़ है, दोनों ही केस में जिसकी टैक्स लाइबिलिटी का क्या होना है उसकी बातचीत करने के लिए पहुंच सकते हैं। या फिर ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट भी जाया जा सकता है। ठीक है, फिर मैम नॉन रेसिडेंट बोला ना, नॉन रेसिडेंट तो वैसे ही जा सकता है, उसके लिए कोई ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं है, सिर्फ रेसिडेंट के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट है, नॉन रेसिडेंट भी जा सकता है। फिर इसके बाद बोलते हैं रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट एक और केस के लिए जा सकते हैं, अगर उनको कंफ्यूजन हो रहा है कहीं हम पे जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल तो नहीं लग जाएंगे, ये ट्रांजैक्शन करने पे कहीं ये गार तो नहीं लग जाएगा, मतलब कहीं ये इम्परमिसिएबल एग्रीमेंट तो नहीं है जो परमिट ही नहीं किया हो और हम गलती से कर बैठे,
तो नॉन रेसिडेंट कुछ भी हो जाए चले जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं, रोक टोक नहीं। रेसिडेंट या तो तुम्हारी ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100 या मोर देन 100 करोड़, उसकी टैक्स लाइबिलिटी के रिस्पेक्ट में चले जाओ। रेसिडेंट या तो नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे चले जाओ। रेसिडेंट या तो तुम ये पूछने जा रहे हो कहीं ये जो मेरा ट्रांजैक्शन है इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट तो नहीं, इस पे गार तो नहीं लग जाएगा। तो इन 3 केस में रेसिडेंट जा सकता है, नॉन रेसिडेंट तो किसी भी केस में पहुंच सकता है। अब मैम ये क्वेश्चन जो आप प्रपोज्ड बोल रहे हो, ऑलरेडी बोले, किस टाइप का होना चाहिए, क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, चाहे क्वेश्चन ऑफ लॉ हो चाहे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो, कुछ भी हो, आप क्या कर सकते हो, पहुंच सकते हो। इसके अलावा ध्यान से, इसके अलावा एक रेसिडेंट को नोटिफाई किया है, स्पेसिफिकली नोटिफाई किया कि तुम्हारी तो ट्रांजैक्शन वैल्यू भी नहीं देखनी हमको, तुम तो आ ही जाना, वो है तुम्हारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो बोलता अगर तुम्हारा पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू, क्या वैल्यू है हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है, तुम भी हमसे एडवांस रूलिंग लेने आ सकते हो। मतलब अगर रेसिडेंट पीएसयू है तो कोई वो जो तुम्हारी ट्रांजैक्शन वैल्यू की कोई लिमिट नहीं है, पर अगर अदर देन पीएसयू है तो 100 करोड़ और ग्रेटर देन 100 करोड़ का फंडा एप्लीकेबल होगा। क्या ये बात समझ में आई? तो प्रपोज भी हो गया, ऑलरेडी भी हो गया, रेसिडेंट भी जाएगा, नॉन रेसिडेंट भी जाएगा। नॉन रेसिडेंट का तो कोई फिल्टर ही नहीं है, तुम कभी भी जा सकते हो, लेकिन रेसिडेंट के फिल्टर क्या है, या तो तुम्हें नोटिफाई किया है और नोटिफाई किया है पीएसयू को, या तो नोटिफाइड नहीं हो, और नोटिफाइड नहीं हो तो तुम्हारे लिए लिमिट कितनी लगाई, 100 करोड़ या उससे ज्यादा। कभी भी आ सकते हो, कब, जब जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल चेक करना है कहीं हम ये वाला ट्रांजेक्शन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट तो नहीं है। ये सबके लिए किस टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए, चाहे क्वेश्चन ऑफ लॉ हो चाहे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, तुम आ सकते हो बेझिझक। क्या ये समझ में आ गया कौन कौन जा सकता है? ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एप्लीकेशन करनी है, तो देखो 1/9/2021, अभी ये डेट बहुत जरूरी है याद रखना, क्योंकि 1/9/2021 से तो तुम्हारा बोर्ड ऑफ अथॉरिटी आ जाएगा, इससे पहले अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है। तो बोलते सपोज करो तुम, अब ऑब्वियसली तुम्हें जाना है तो एप्लीकेशन तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। अब तुम किसको एप्लीकेशन करोगे, तुम अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को एप्लीकेशन करोगे। सपोज मैंने अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को अगस्त में क्या किया एप्लीकेशन, और अगस्त के बाद ही सितंबर आता है आजकल, तो जब अगस्त में एप्लीकेशन की और हो सकता है सितंबर तक उसने रिजेक्ट भी नहीं किया, या तो रिजेक्ट नहीं किया, देखो तुम जाओगे जब अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास, उसके पास ऑप्शन है, या तो वो एक्सेप्ट करेगा या तो वो रिजेक्ट करेगा। ना तो उसने रिजेक्ट किया या फिर एक्सेप्ट कर लिया लेकिन अभी कुछ भी प्रोनाउंस नहीं किया, कोई ऑर्डर नहीं आया, उसने एक्सेप्ट किया लेकिन अभी ऑर्डर नहीं आया, या फिर उसने अब तक तो एक्सेप्ट ही नहीं किया, मेरी तो सिर्फ एप्लीकेशन ही पेंडिंग चल रही है। तो बोलते जैसे 1 सितंबर 2021 आएगा, तब से ऐसा मान लिया जाएगा कि ये एप्लीकेशन एक्चुअल में किसको की थी, तुमने बोर्ड को की थी। तो सिंपल है, उधर की सारे रिकॉर्ड्स उठ के किधर आ जाएंगे, बोर्ड के पास आ जाएंगे, ऐसा माना जाएगा बोर्ड ही था वो जिसको तुमने एप्लीकेशन की, बोर्ड ही था जो तुम्हारे डिसीजंस लेने वाला था। ठीक है, अब तुम जाओगे एप्लीकेशन करोगे। अब क्वेश्चन भी मैं साथ साथ में तुमको इसके डिस्कस करवाती जा रही हूँ, जितने भी क्वेश्चन तुम्हारी बुक के हैं। तुम कहाँ जाओगे, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जाओगे। अब अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास अभी हमने देखा कौन कौन जा सकता है, तो क्वेश्चन इसी चीज पे आते हैं कि कौन कौन है स्पेसिफाइड पर्सन जो क्या कर सकते हैं, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हैं। तो वो जो इतना लंबा चौड़ा किया ना, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, पीएसयू, वो सारी चीजें आएंगी सेम एज इट इज। फिर दूसरा क्वेश्चन, तुमने अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को अप्लाई कर दिया, अब वो बोलते हैं तुम्हें इच्छा है ना कि वापस विड्रॉ करनी अपनी एप्लीकेशन, तो कर लो, वापस विड्रॉ कर लो, लेकिन विड्रॉल का टाइम कितना है, 30 डेज, 30 दिन के अंदर तुम्हें विड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, फिर 30 दिन के अंदर विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन मैम अगर सपोज करो 30 डेज निकल गए हमारे, उसके बाद हमको विड्रॉ करने की इच्छा हो गई, तो सुनना यार ध्यान से, मैं बोलती हूँ ना, एक केस लॉ ये हमेशा लिखते इसके लिए। तो बोलते हैं कि अगर 30 डेज के अंदर तुमको विड्रॉ करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बेझिझक होके अपनी एप्लीकेशन लेके जाना, कोई परमिशन नॉट नीडेड।
एक्ट इतना बोल के चुप हो गया कि 30 दिन में विड्रॉ कर लो। अब एक्ट ने आगे कुछ बोला ही नहीं, तो बोलते एम के जैन का केस लॉ है, वहां पे लिखा है एम के जैन के केस लॉ में कि अगर 30 दिन के अंदर विड्रॉ करना है तो कर लो, लेकिन एक्ट ने ये थोड़ी ना लिखा है कि 30 दिन के बाद तुम विड्रॉ कर नहीं सकते हो। 30 दिन के बाद अगर एप्लीकेशन विड्रॉ करनी है तो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की परमिशन लगेगी। और 1/9/2021 के बाद की डेट का अगर क्वेश्चन आया तो तुम क्या बोलोगे, बोर्ड की परमिशन लगेगी। मतलब सब्सटीट्यूशन ऑफ वर्ड है और कुछ भी नहीं है, अथॉरिटी की जगह बोर्ड वर्ड आएगा। तो 30 दिन के बाद अगर लेना है तो बोलते हैं कि एम के जैन के केस लॉ ने ऐसा डिसाइड किया है कि 30 के बाद अगर आप क्या करना चाहते हो, विड्रॉ करना चाहते हो, तो विद द परमिशन ऑफ बोर्ड आप क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है तुम्हारा अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का, जिसमें बलराम या कुछ ऐसा नाम लिखा था। बाद में वो लोग विड्रॉ करना चाहते थे, लेकिन डेट दी उनने, उसने और कुछ नहीं बोला कि विड्रॉल वैलिड इनवैलिड, उसने डेट दे दी। और डेट कैसी थी, 30 दिन के ऊपर की थी, तो पूरा लिखना पड़ेगा। ऐसे तो एक्ट में 30 बोला है, लेकिन एम के जैन का केस लॉ बोलता है कि 30 के बाद भी अगर करना है तो विद द एप्लीकेशन परमिशन ऑफ अथॉरिटी आप क्या कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे आता है कि अब आप एप्लीकेशन करने जाओगे, क्या लगेगी, फीस लगेगी। अब ये एमसीक्यू के पॉइंट से फीस, तो बोलते अगर सुनो, पीएसयू को तो बाहरी एकदम फायदा दिया कि पीएसयू तुमको आना ना, कोई भी क्वेश्चन हो 10,000 की फीस है बस। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से सिर्फ 10,000 फीस लेते हैं एमसीक्यू का क्वेश्चन कि पीएसयू के लिए फीस कितनी है, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है, बोर्ड के पास जाने के लिए। लेकिन अदर देन पब्लिक सेक्टर, अदर देन कौन बचे, रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट, मिनिमम फीस कितनी चाहिए, 2 लाख। मिनिमम क्यों बोल रही हूँ, देखो अगर आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू 100 करोड़ तक है, स्टार्ट ही रेसिडेंट के लिए वही होता है ना कि हे रेसिडेंट, तुम्हारे लिए तो स्टार्टिंग की चीज क्या थी, 100 करोड़ थी, तो तुमको 2 लाख रुपए लगेंगे कम से कम। फिर 100 से ऊपर 300 तक जाओगे 5 लाख, और फिर तुम क्या करोगे, 300 करोड़ से ऊपर जाओगे तो तुम्हारा 10 लाख। इसको अच्छे से याद करना कंपलसरी। अब ध्यान से मेरी फिर से बात सुनना, यहाँ पे पॉइंट नंबर 90, पेज नंबर 92 पे पॉइंट नंबर 4 में फीस लिखा है, ध्यान से पढ़ो। पहले बोला है पीएसयू 10,000, इजी, कुछ भी इसमें लॉजिक नहीं है कि पीएसयू को 10,000 फीस लगेगी। उसके बाद बोला है अदर एसएससी, अदर एसएससी के लिए क्या बोला है, अदर एसएससी मतलब रेसिडेंट भी हो गया, अदर एसएससी मतलब नॉन रेसिडेंट भी हो गया। अब एमसीक्यू में पूछा है नॉन रेसिडेंट, पहले इधर सुनो भाई, मैं लिखवाऊंगी। एमसीक्यू में पूछा है नॉन रेसिडेंट की जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो कितनी है, 25 करोड़ है। उसकी टैक्स लाइबिलिटी भी उन्होंने घुमा फिरा के निकाल के दे दी कि उसको लग रहा है टैक्स लाइबिलिटी इतनी नहीं होनी चाहिए थी, मेरी टैक्स लाइबिलिटी ये होनी चाहिए थी। एक उसने क्या किया, गोल गोल घुमा के केस स्टडी दी कि नॉन रेसिडेंट की क्या है, ट्रांजैक्शन वैल्यू 25 करोड़ है, टैक्स लाइबिलिटी उसकी इतनी आ रही है, इस पे उसको परेशानी है। क्वेश्चन ऑफ लॉ का भी कुछ गोल गोल घुमा दिया उसने कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ठीक है, तो इसके लिए उसको बड़ी दिक्कत हो रही है, तो इसको जाना है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास। उसकी मिनिमम फीस क्या होगी, याद रखना, हमारा रेसिडेंट 100 करोड़ पे जा सकता है, लेकिन नॉन रेसिडेंट तो 10 करोड़ भी होगा, 15 करोड़ भी होगी ट्रांजैक्शन वैल्यू, वो तब भी जा सकता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज देयर, वहां पे ये कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे ये तो क्या है, 25 करोड़ की तो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, इस पे कैसे फीस लगेगी, ये तो जा ही नहीं सकता। उस वक्त याद रखना ये रेसिडेंट है जिसके लिए 100 करोड़ बोला है, नॉन रेसिडेंट तो किसी भी लिमिट पे जा सकता है। तो नॉन रेसिडेंट के लिए भी मिनिमम तो 2 लाख ही हुआ ना, ट्रांजैक्शन वैल्यू उसकी कहाँ आ रही है, 100 करोड़ के नीचे आ रही है, अभी 25 करोड़ है, तो उसके लिए भी 2 लाख ही क्या है, फीस है। तो हमारी जो 2 लाख की फीस रेसिडेंट के लिए चालू होती है क्योंकि उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू ही 100 करोड़ करके रखी है। पर अब सपोज करो फिर उनने ट्विस्ट किया, अब रेसिडेंट ही लिखा है, लिखा भी रेसिडेंट है, रेसिडेंट की ट्रांजैक्शन वैल्यू 25 करोड़ की है, दिमाग में चलेगा रेसिडेंट 25 करोड़ और यही लिख दिया कि अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग नहीं मिलेगी, नहीं, वहां पे याद रखो उसने लिखा है रेसिडेंट की ट्रांजैक्शन वैल्यू 25 करोड़ है, उसको टैक्स बेनिफिट हो रहा है कहाँ पे, सिप्रस से। अब सिप्रस क्या है, टैक्स हेवन है, वहां पे टैक्स लगता नहीं है, जहां जहां टैक्स नहीं लगता तो बोलता है उसको टैक्स बेनिफिट हो रहा है सिप्रस से, उससे क्या करना है, एडवांस रूलिंग लेना है, कहीं ये इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट तो नहीं है।
तो भाई यहाँ पे लिमिट नहीं लगाई है उनने 100 करोड़ की। उन्होंने बोला इम्परमिसिबल के लिए तो तुम कभी भी जा सकते हो, बस इम्परमिसिबल के लिए भी तब जाना जब टैक्स बेनिफिट 3 करोड़ के ऊपर होता है। याद है गार में लिखा है ना, 3 करोड़ या 3 करोड़ के ऊपर का टैक्स बेनिफिट होना चाहिए। तो ये क्या किया, गार उठाया, इधर से एडवांस रूलिंग उठाया, दोनों की फीस को मर्ज किया और एक क्वेश्चन पुट कर दिया। तो यहाँ पे गार के रिस्पेक्ट में वो कभी भी जा सकता है, पर किसी को भी चाहे रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो उसको टैक्स बेनिफिट 3 करोड़ या उसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि गार में लिखा है कि 3 करोड़ का बेनिफिट अगर तुम्हें हुआ तो ही तो गार के प्रोविजन अप्लाई करेंगे। तो इन शॉर्ट 2 लिमिट लग रही है। तुम इम्परमिसिबल के लिए जाना चाहते हो, हाँ हम इम्परमिसिबल के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन तुमको तो टैक्स बेनिफिट सिर्फ 2 करोड़ का हो रहा है। बैठ जाओ रेसिडेंट, यहीं घर बैठ जाओ, कोई मतलब नहीं है जाके। इनफैक्ट नॉन रेसिडेंट तुम भी रह जाओ, क्योंकि गार तो एप्लीकेबल ही तब होगा जब 3 करोड़ का तुम्हारा टैक्स बेनिफिट होगा। क्या ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे जहां पे तुमको कहीं गार लिख के रखा है इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट, दैट इज पेज नंबर 92 पॉइंट नंबर 5, वहां पे लिखो ओनली व्हेन टैक्स बेनिफिट इज 3 करोड़ और ग्रेटर देन 3 करोड़। ओनली व्हेन टैक्स बेनिफिट इज 3 करोड़ और ग्रेटर देन 3 करोड़। ठीक है, और वहां पे 92 पे अदर एसएससी के वहां लिखो 100 करोड़ स्टार्ट्स फॉर रेसिडेंट। 100 करोड़ की लिमिट किसके लिए? रेसिडेंट, नॉट फॉर नॉन रेसिडेंट। ठीक है, चलो अब इसके बाद आते हैं, ये हो गया कि भाई आप जा सकते हो 30 दिन में विड्रॉ कर सकते हो, 30 दिन के बाद करना है तो एमके जैन के हिसाब से होगा। और ये रही उनकी फीस। फिर हमने बोला अगर 1/9/2021 से पहले क्या हो रहा था, 1/9/2021 से पहले तुमने एप्लीकेशन की, या तो एप्लीकेशन रिजेक्ट भी नहीं की गई, या एप्लीकेशन को क्या नहीं किया, अभी प्रोनाउंस नहीं किया, पूरा ऑर्डर नहीं आया, तो इस बार आते से 1/9 से वो मान लिया जाएगा बोर्ड का केस था, वो बोर्ड ही देख रहा था। यही चीज ग्रीन सेगमेंट में इसी चीज को लिखा हुआ है। अब प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले जब तुम अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जाओगे, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग कहता है मेरे पास मत आना अगर ऑलरेडी ये केस पेंडिंग चल रहा है। ऐसा ही तो आईडीटी में भी लिखा था कि अगर ऑलरेडी केस पेंडिंग चल रहा है तो तुम क्या मत करना, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास मत आना। अब कहाँ पेंडिंग चल रहा है उस बात को देखना पड़ेगा, और इस पे भी क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनो। बोलता है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग बोलता है कि अगर केस पेंडिंग चल रहा है तो मत आना। अब ये कहाँ पे चल रहा है तो मत आना, वो बोलता है कि देखो जब भी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग कोई डिसीजन देता है वो बाइंडिंग होता है किस पे? इनकम टैक्स अथॉरिटी। इनकम टैक्स अथॉरिटी अप टू द लेवल ऑफ सीआईटी पीसीआईटी, बस इसके आगे वो जाता ही नहीं। मतलब देखा जाए तो सिर्फ इनकम टैक्स अथॉरिटी पे ही ये रूल बाइंडिंग होंगे और किसी पे भी नहीं। अब सपोज करो तुम्हारा केस पेंडिंग चल रहा है आईटेट के पास, तो अगर ऑलरेडी क्या है केस आईटेट के पास पेंडिंग है तो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का डिसीजन कहां तक है? सिर्फ इधर जहां पे तुम्हारा क्या है इनकम टैक्स अथॉरिटी, उसके ऊपर तो आईटेट होता है, वहां तक तो वैसे ही नहीं लग रहा। तो जब ऑलरेडी उसके पास जा चुके हो तो हमारे जूनियर के पास आने की क्या जरूरत है? तो अगर तुम्हारा केस आईटेट के पास पेंडिंग है तो मत आना, कोई भी नहीं आ सकता। एक्सेप्शन है, अभी डिस्कस नहीं करूंगे एक्सेप्शन, पहले एक नॉर्मल तो समझ ले। अगर तुम्हारा आईटेट के पास, हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, सब अथॉरिटी से ऊपर हो गए ना, इनके पास अगर केस पेंडिंग चल रहा है तो हमारे पास मत आओ, आ भी गए तो हम रिजेक्ट कर देंगे। तो रिजेक्शन का पहला केस क्या है? कब अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग तुम्हारा केस रिजेक्ट करेगा? जब तुम्हारा क्या होगा, ऑलरेडी केस पेंडिंग चल रहा है आईटेट के पास, हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, दूसरा तुम गए अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास,
और तुम्हारा क्लियर इंटेंशन पता है क्या दिख रहा है कि तुम तो टैक्स अवॉइडेंस करने के लिए आए हो, मतलब तुमने क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया है कि उनको तुम्हारे इंटेंशन दिख गए कि एक्चुअल में तुम्हें कंफ्यूजन ये नहीं हो रहा है कि ये करना है या नहीं, तुम ये पूछना चाह रहे हो अगर इन्होंने हाँ किया तो हमारा टैक्स अवॉइडेंस हम कर सकते हैं। मतलब इंटेंशन ऑफ फ्रेमिंग द क्वेश्चन ये है कि टैक्स अवॉइडेंस करना है तुमको। तो इंटेंशन ऑफ फ्रेमिंग द क्वेश्चन क्या है कि तुम क्या करना चाहते हो, टैक्स अवॉइड करना चाहते हो, एकदम क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। तो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा ना, तुमने केस कहाँ लेके गए, 1/9/2021 के पहले लेके गए थे अथॉरिटी के पास, या तो उसने रिजेक्ट नहीं किया, तो रिजेक्शन के दो चीज क्या है, या तो केस पेंडिंग चल रहा है या फिर क्या है तुमने ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया कि क्लियर दिख रहा है कि तो टैक्स अवॉइडेंस के लिए तुमने हमारे पास आए हो। तीसरा, तुम अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास गए फेयर मार्केट वैल्यू निकालने के लिए कि किसी असेट किसी प्रॉपर्टी की हमको फेयर मार्केट वैल्यू निकाल दो, तो वो इसलिए नहीं बैठा है कि तुम्हारी फेयर मार्केट वैल्यू में तुमको कंफ्यूजन हो रहा है तो वो फेयर मार्केट वैल्यू निकाल के बैठे। तो तीन चीजें जिसपे वो प्राइमरली तुम्हारा केस क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तीन चीजें वो क्या करेगा, तुम्हारा केस बिल्कुल कैंसिल कर देगा। एक तो क्या हो गया, तुम्हारा ऑलरेडी पेंडिंग है केस। दूसरा क्या है, तुम आए हो और ऐसा क्वेश्चन लेके आए हो कि क्लियर कट दिख रहा है कि तो अवॉइडेंस ऑफ टैक्स के लिए पहुंचे हो तुम यहाँ पे। और थर्ड क्या आता है, वो तुम फेयर मार्केट वैल्यू निकालने के लिए गए हो, तो भैया ये तो ना हो पाएगा। इतना है दीपक, कितना लेट, टाइम 7 बजे हो गया क्या, 7:10 वो भी। ना बस रात लेट नाइट हो गया था तो रात खुल गई, फिर दोबारा सो गया। मेहताब भी गायब, अक्षय भी गायब। चलो, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग चल रहा है, बीच से अभी कैच करो जहां तक मैं भी करवा रही हूँ, ठीक है। चलो तो ये हो गया तुम्हारे, जब जब तुम्हारा केस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तीन चीजें समझ में आ गई, एक तो पेंडिंग है, एक फेयर मार्केट वैल्यू है, और तीसरा क्या है, तुम्हारा तो इंटेंशन ही अवॉइडेंस है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने कहा था एक एक्सेप्शन है इसके अंदर, और उसको बहुत ध्यान से समझना, उस पर भी क्वेश्चन है। इन्होंने पीएसयू के लिए बोला है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, निशान ध्यान इधर, इन्होंने पीएसयू के लिए क्या बोला है। पीएसयू सुनो, तुम्हारा अगर आईटेट पे भी केस पेंडिंग चल रहा है ना, तुम आ जाना हमारे पास। तुम्हारा अगर आईटेट के पास भी केस पेंडिंग चल रहा है, सिर्फ तुम, हाँ तुम, सिर्फ तुम आ जाना कहाँ पे, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग लेने के लिए। यहां तक सिंपल है। पहले तो सबको मना कर दिया, फिर सिर्फ पीएसयू को मैंने कहा ना कुछ ज्यादा ही बेनिफिट पीएसयू का, तुम्हारी तो फीस भी 10,000 है, तुम्हारा आईटेट के पास पेंडिंग में चल रहा हो तो तुम आ जाना। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में पैसा तो गवर्नमेंट का ही लगा है, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो देना बनता ही था, दे दिया। अब लेकिन सुनना यहाँ पे, मैंने कहा बाइंडिंग नेचर, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग जब भी कोई डिसीजन देता है, इट इज बाइंडिंग ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी अप टू द लेवल ऑफ सीआईटी, वहीं तक बाइंडिंग है। आईटेट पे तो बाइंडिंग होता ही नहीं उसका डिसीजन। यहां तक बात समझ में आई, आईटेट तक उसका डिसीजन बाइंडिंग नहीं है। अब क्या हुआ, पीएसयू आईटेट के पास केस पेंडिंग था, किसके पास आया, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास, ठीक है। आ सकता है, ये तो हम नहीं बोला कि हाँ तुम आ सकते हो। अब अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने डिसीजन दे दिया, अब ये डिसीजन आईटेट पे बाइंडिंग नहीं है, केस पेंडिंग वहां भी चल रहा है, यहां इसने डिसीजन दे दिया। अब आईटेट को लगता है ना, नहीं अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने सही डिसीजन नहीं दिया, तो वो डिसीजन वो चेंज कर सकता है। लेकिन अगर सपोज करो मैम पीएसयू का डिसीजन, पीएसयू आया हमारे पास और हमारा डिसीजन उसको पसंद आ गया, तो वो चेंज नहीं करेगा। दोनों ही हो सकता है, या तो वो चेंज करेगा या तो नहीं चेंज करेगा। पर मैम अगर हम पीएसयू नहीं कोई और है, अरे तो वैसे ही बोला ना, कहीं भी पेंडिंग हो फिर तो तुम हमारे पास आना ही मत। तो सिर्फ और सिर्फ पीएसयू, पीएसयू अगर आईटेट के पास भी तुम्हारा वो पेंडिंग है, अपील पेंडिंग है, तो तुम आ जाओ हमारे पास। हमने डिसीजन दिया, हमारा डिसीजन आईटेट को पसंद आएगा चलेगा, नहीं पसंद आया तो वो उसको क्या कर देगा, चेंज कर सकता है। इतनी बात समझ में। मैम पीएसयू का हाईकोर्ट पे पेंडिंग है केस, सिर्फ आईटेट के लिए एक्सेप्शन दिया है। हाईकोर्ट तो वैसे ही बहुत आगे की बात चली गई अथॉरिटी से, सुप्रीम कोर्ट और ऊपर चला गया, सिर्फ बोला है सिर्फ आईटेट पे पेंडिंग हो तो आ जाना। इसका मतलब कोई भी असेसी हो, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास केस पेंडिंग है तो वो आ ही नहीं सकता, लेकिन सिर्फ पीएसयू हो तो उसका आईटेट के पास केस पेंडिंग है तो वो आ सकता है।
डिसीजन दिया अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने, या तो उसको पसंद आएगा आईटेट को या तो पसंद नहीं आएगा। पसंद आया डन, पसंद नहीं आया तो क्या करेगा आईटेट, उसको रिवाइज कर देगा। और इस चीज पे भी क्या है क्वेश्चन है, पीएसयू आया, पीएसयू का केस ऑलरेडी पेंडिंग था तो वहां ये नहीं लिखा है कि आईटेट पे बाइंडिंग होगा ये केस। आईटेट चाहे तो अपना नया डिसीजन दे सकता है, रिवाइज कर सकता है डिसीजन को। यहां तक बात समझ में आई? अब सपोज करो इतना सब गुजरने के बाद उन्होंने एक्सेप्ट कर ली तुम्हारी एप्लीकेशन, लो भैया तुम्हारी एप्लीकेशन एक्सेप्टेड। पर एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने से पहले वो क्या करेंगे, तुमने एप्लीकेशन दी, ये एप्लीकेशन सीआईटी के पास जाएगी। क्यों जा रही है सीआईटी के पास, चेक कर लो सीआईटी कहीं कोई केस पेंडिंग तो नहीं चल रहा, उसी से तो चेक करवाते हैं ये। चेक कर लो कहीं तुम्हारे इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास पेंडिंग तो नहीं उसका केस, कहीं आईटेट के पास ही तो केस पेंडिंग नहीं, मतलब इसका केस कहीं भी पेंडिंग होगा इनकम टैक्स अथॉरिटी या आईटेट के पास तो ये बोलेंगे नहीं भैया, वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को बोलने तो दो अभी कि वो बोलना क्या चाहता है, नहीं आ सकते। इसके बाद कहाँ पे आईटेट के पास पेंडिंग है, नहीं आ सकते। आर यू गेटिंग? अब थोड़ा सा और जाते हैं। मैम हम कौन है, अभी पीएसयू नहीं है, ठीक है, हम नॉर्मल पर्सन है। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने डिसीजन दे दिया, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने क्या कर दिया, डिसीजन दे दिया। क्या अब तुम डिसीजन देने के बाद अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हो कि वहां सिर्फ पेंडिंग लिखा है? एक बार रीड करो इसको, कहाँ पे लिखा है। हाँ, क्वेश्चन ये पॉइंट नंबर 292 पे। पेंडिंग लिखा है। अब सुनना, मैं हूं रेसिडेंट, अभी आईटेट के पास, अभी मेरा इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास केस पेंडिंग है, क्या मैं जा सकती हूँ अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास? नहीं। अब इनकम टैक्स अथॉरिटी ने केस डिसाइड कर दिया, डिसाइड करने के बाद तो जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती? बहुत ध्यान से, जा सकती हूँ या नहीं जा सकती? क्योंकि वहां तो सिर्फ पेंडिंग लिखा है, और पेंडिंग का मतलब ये है कि पेंडिंग है तो मत जाओ। एक बार डिसाइड हो गया तो इनकम टैक्स अथॉरिटी तो वैसे ही छोटा है, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग तो वैसे ही बड़ा है, तो मैं जा सकती हूँ या नहीं जा सकती? मैम अगर आईटेट ने केस डिसाइड किया है तो नहीं जा सकते। आईटेट नहीं आया अभी तो, अपन इनकम टैक्स अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। तो मैम जा सकते हैं। सब लोग बोलो, यहाँ तो सिर्फ पेंडिंग लिखा है, जा सकते कि नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। क्यों? अब इधर देखो 245S पे क्या लिखा है, 93 पे रूलिंग जब आएगी, अभी तो मैंने कहा था ये रूलिंग बाइंडिंग हो जाएगी इनकम टैक्स अथॉरिटी पे एज वेल एज एप्लीकेंट पे, बाइंडिंग है। और बाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि तुम अब इसके आगे कहीं नहीं जा सकते। तो बाइंडिंग नेचर का मतलब है कहीं भी पूरे टेक्स्ट में लिख जाए ना कि एओ पे बाइंडिंग है तो एओ केस कर नहीं सकता। इसी तरह यहाँ पे क्या बोला है, बाइंडिंग एप्लीकेंट पे बाइंडिंग है उस ट्रांजैक्शन के लिए, और बाइंडिंग है अथॉरिटी अप टू द लेवल ऑफ सीआईटी। अब कुछ नहीं हो सकता। तो सिर्फ पेंडिंग वर्ड वहां पे लिखा है, पर बाइंडिंग वर्ड कहाँ लिखा है, आगे लिखा है कि दोनों पे बाइंडिंग है, अब तुम इसके आगे नहीं जा सकते। तो अब इसको पूरा नटशेल नॉर्मल करें तो इसका मतलब ये है सिर्फ पीएसयू है, सिर्फ पीएसयू कहाँ जा सकता है, अगर पेंडिंग केस है अथॉरिटी का या फिर पेंडिंग केस है उसका आईटेट में, वो जा सकता है। बाकी कोई भी इंसान अगर उसका कहीं पे भी पेंडिंग चल रहा है जा नहीं सकता, और डिसाइड होने के बाद तो वैसे ही बाइंडिंग हो जाएगा तो भी वो जा ही नहीं सकता है। डन? ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या बोलते हैं कि भैया एप्लीकेशन पहले उसने सीआईटी को दी कि चेक कर लो भाई कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो चेक वेक की, कोई पेंडिंग नहीं है, एप्लीकेशन एक्सेप्टेड। मैम कितने टाइम में प्रोनाउंसमेंट करना पड़ेगा? 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट। जहां एप्लीकेशन रिसीव हुई वहां से 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, रिसीव से 6 महीने के अंदर प्रोनाउंसमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैम डिसीजन आ गया, डिसीजन आपने बोला पेंडिंग बाइंडिंग होगा किस पे, एप्लीकेंट पे, एप्लीकेंट पे, एप्लीकेंट पे। बहुत बार मैं क्यों बोल रही हूँ, रीजन है क्योंकि मैं क्वेश्चन लेने वाली हूँ। एप्लीकेंट पे और उसी ट्रांजैक्शन पे जिसके लिए तुम गए हो, और इनकम टैक्स अथॉरिटी अप टू द लेवल ऑफ सीआईटी। क्वेश्चन है
बलराम है एक, बलराम भाई साहब, और उनके जो भाई है वो राम है, एक राम तो एक बलराम, ठीक है। एक्चुअल केस किसने किया था अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को? बलराम भाई साहब ने, कि ये मेरा ट्रांजैक्शन है, इसके लिए मुझे अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग चाहिए। सेम, बिल्कुल सेम डिट्टो कट कॉपी पेस्ट ट्रांजैक्शन राम भाई साहब भी कर रहे हैं, ठीक है। राम बोलता है कि तेरे को अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने ये डिसीजन दिया, तो मैं भी क्या करता हूँ, वही काम कर लेता हूँ। नहीं भैया, एप्लीकेंट कौन है? बलराम, उसी पे एप्लीकेबल होगी ये। तुम कट कॉपी पेस्ट अपने ऊपर मत मान लो कि हमारे लिए भी आया। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का केस सिर्फ एप्लीकेंट पे ही बाइंडिंग होता है। दूसरा, ट्रांजैक्शन सेम टू सेम नहीं, यही ट्रांजैक्शन बलराम का ही होना चाहिए, जो गया है उसका ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये एक हो गया। फिर उसके बाद बलराम गया था एप्लीकेशन करने, कौन गया था? बलराम ही गया था, केस चेंज कर लो। पहला तो उसी पे एप्लीकेंट पे ही बाइंडिंग होगा। अब वो बोलता है मैं अभी कंप्यूटर बेच रहा हूँ, सेम टू सेम लैपटॉप पे भी अप्लाई कर लेता हूँ ना। नहीं कर सकते, जिस ट्रांजैक्शन के लिए गए हो उसी ट्रांजैक्शन पे लगेगा। सिमिलर नेचर का कोई ट्रांजैक्शन होगा नहीं लगेगा। आज के बाद जितने भी कंप्यूटर के ट्रांजैक्शन करोगे सब पे लगेगा, पर जब तुम लैपटॉप पे आ गए तो तभी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग एप्लीकेबल नहीं है। तो ट्रांजैक्शन भी सेम नेचर का होना चाहिए। सेम नेचर बोल रही हूँ, ऐसा नहीं बोल रही कि वो एक लौता ट्रांजैक्शन जिसके लिए तुम गए थे, नहीं। सेम नेचर का ट्रांजैक्शन चलता रहेगा, चलेगा। सेम एसएससी है, चलेगा, पर कंप्यूटर से लैपटॉप नहीं चलेगा, ठीक है। कंप्यूटर से टैबलेट नहीं चलेगा। आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कब बाइंडिंग। हम कब ये बाइंडिंग नहीं होगा? जब लॉ चेंज हो जाए, जब फैक्ट चेंज हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए भी जा सकते हो, तो अगर लॉ चेंज हो गया तब बाइंडिंग नहीं रहेगा। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के लिए भी जा सकते हो, तो फैक्ट चेंज हो गया तब भी ये बाइंडिंग नहीं रहेगा। आर यू गेटिंग? कि तब ये चीजें क्या होंगी, बाइंडिंग नहीं रहेगी। अब यहाँ लिखा है दिस सेक्शन नॉट अप्लाई, इसको देखो क्या बोल रहा है, ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/9/2021। इसका मतलब ये नहीं कि बाइंडिंग नहीं रहेगा। लॉ क्या चेंज हो रहा है? बोर्ड। तो आगे से बोर्ड जो डिसीजन देगी, फिर बोर्ड का डिसीजन एप्लीकेबल होगा, एडवांस रूलिंग का नहीं होगा। उसका कहने का सिर्फ ये मतलब है कि 1/9/2021 के बाद बोर्ड जो डिसीजन देगा फिर वो बाइंडिंग होना चालू होगा। अब तक जो डिसीजन किसने दिए, अथॉरिटी ने दिए, वो बाइंडिंग थे। आगे से बोर्ड, अगर इसको ये मत रीड कर लेना कि आगे से ये सेक्शन ही उड़ गया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है आगे से बोर्ड के डिसीजन वैलिड होंगे, अभी तक अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के डिसीजन वैलिड थे, ठीक है। स्वाति अब इसके आते हैं कंपोजिशन के ऊपर। कंपोजिशन बड़ा इजी है। सब के सब जो जो लोग इसमें अपॉइंट होंगे 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। जितने भी लोग को अपॉइंट करोगे, चाहे चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, रेवेन्यू मेंबर हो, लॉ मेंबर हो, अलग अलग याद मत करो, सिंपल सी बात है। 5 साल के लिए भाई साहब आते हैं, ये चारों भाई साहब बहन जी जितनी है वो 5 साल के लिए आती है। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया कि आएंगे तो 5 इयर्स के लिए ही आएंगे। दूसरा, जब भी क्या होगा, रीअपॉइंट करना होगा तुमको, तो तुम इनको क्या कर सकते हो, हाँ रीअपॉइंट कर सकते हो अनदर 4 इयर्स के लिए। आओ 5 साल के लिए आओ, अनदर 4 इयर्स के लिए तुम रीअपॉइंट हो सकते हो। अब एक और चीज, चेयरमैन सिर्फ सबसे बड़ा चाहिए चेयरमैन, बाकी सबकी एज भी कितनी चाहिए, 67 चाहिए। मतलब वाइस चेयरमैन 67 का, रेवेन्यू मेंबर 67 का, लॉ मेंबर भी किसका चाहिए, 67 की एज का ही चाहिए। तो इन शॉर्ट सब कुछ 5 साल के लिए, सबको रीअपॉइंट करना है, अनदर 4 इयर्स के लिए कर लो। हर कोई आएगा, उसकी मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 67। सिर्फ हमारे चेयरमैन को छोड़ के जिसकी एज कितनी होनी चाहिए, 70 की एज होनी चाहिए। अब जब ये भाई साहब पहली बार आए थे, इनकी एज पता है कितनी थी? किसकी बात कर रही हूँ मैं, चेयरपर्सन की। चेयरपर्सन जो है उनकी एज कितनी थी जब वो पहली बार हमारे यहाँ अपॉइंट होने के लिए आए थे? लेट से उनकी एज थी 63। क्या 5 साल के लिए अपॉइंट हो सकते हैं? क्योंकि इनको तो मैक्सिमम 70 साल का होना चाहिए। हाँ आ जाओ, 63 + 5 आजकल कितना होता है, 68। डन। इनको हमको फिर से रीअपॉइंट करना है। अब क्या अनदर 4 इयर्स के लिए रीअपॉइंट हो सकते हैं? ये नहीं, मैक्सिमम 2 इयर्स, क्योंकि इनकी एज क्रॉस हो चुकी है।
तो अपॉइंट तो करना है 4 इयर्स तक वापस से, अगर इच्छा हो तो, मे लिखा है, चाहो तो रीअपॉइंट करो, लेकिन अप टू द मैक्सिमम अटेनमेंट ऑफ एज। अगर एज लिमिट क्रॉस होने वाली है तो फिर जितना बचा कुचा टाइम है उतने में इनको क्या करो, बोलो कि अपॉइंट हो जाए। सिमिलरली फॉर योर वाइस चेयरपर्सन, पहली बार आए थे 50 की एज होगी, 50 की एज है, 5 साल हुआ, डन। उसके बाद 4 साल भी चलेगा क्योंकि अभी भी तुम एज लिमिट के अंदर आ रहे हो। लेकिन जब ये पहली बार आए थे इनकी एज कितनी थी, 60, 65 हो गई फर्स्ट टाइम में, नेक्स्ट ईयर नहीं हो पाएगा, 2 साल के लिए आ पाओगे क्योंकि तुम्हारी मैक्सिमम एज क्या हो जाएगी, 67 हो जाएगी। इस पे भी क्वेश्चन पूछ के रखा है कि मैक्सिमम एज कितने के लिए रीअपॉइंट कर सकते हो, मैक्सिमम टाइम। तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि मैक्सिमम कितने टाइम के लिए तुम रीअपॉइंट कर सकते हो। तो याद रखना, रीअपॉइंट एकदम से 4 मत लिख के आ जाना, एज भी देखना उसकी। तो ये जो तुम्हारा कंपोजिशन है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ एमसीक्यू, ठीक है। बढ़ो आगे। अब मैम चेयरपर्सन कौन होना चाहिए, इनकी क्वालिफिकेशंस चाहिए। तो चेयरपर्सन जो आपके या तो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए या फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए। या तो सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, या फिर कम से कम 7 साल, कम से कम 7 साल, कम से कम मतलब 7 तो चाहिए, उसके ऊपर चलेगा, इनको हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। 3 चीजें, या तो 7 साल के हाई कोर्ट के जज बन जाओ, ठीक है, या फिर तुम क्या करो, चीफ जस्टिस बन जाओ हाई कोर्ट के, वो भी ठीक है, या फिर तुम क्या हो, सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए। ये इनकी क्या है, क्वालिफिकेशन। फिर इसके बाद इसको बहुत ज्यादा ध्यान मत देना, मैं बताऊंगी अभी क्यों, क्योंकि मैं जनरली इसको बोलती हूँ बच्चों को याद मत करो। अभी रीजन इसका बताऊंगी क्योंकि ये कंपोजिशन पहले का है, अब बाद का कंपोजिशन चेंज हो गया, तो इसको सिर्फ एक बोलते ना दिमाग में रीड कर लो, क्योंकि पुरानी चीजें पूछी नहीं जाती, फिर भी लिखा है तो एक गो थ्रू कर रहे हैं, इसको रीड करके रख लेना बस। अब वाइस चेयरमैन कौन चाहिए मैम, हाई कोर्ट का जज ही चाहिए, बस जज होना चाहिए तुम हाई कोर्ट के। या फिर रेवेन्यू मेंबर कौन आना चाहिए, सीबीडीटी सीबीईसी के मेंबर, सीबीडीटी या सीबीईसी का मेंबर होना चाहिए रेवेन्यू मेंबर। और लॉ मेंबर कौन होना चाहिए, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट। इसको अब देखो नीचे क्या है, अबाउ क्वालिफिकेशन रेलिवेंट फॉर अपॉइंटमेंट मेड बिफोर, कौन सी डेट के पहले, ये 2017, समझ रहे हो, उससे पहले जब तुम अपॉइंट होते थे ना तब ये क्वालिफिकेशन चाहिए होती थी। अब तुम भी बताओ ये काम की है, 2017, आज 2022 चल रहा है, अब तक ये हटाए ही नहीं, ऑलमोस्ट 4 साल के ऊपर हो गए, तो ये तो तुम्हारा वैलिड ही नहीं है कि तुम इसको पढ़ो। तो इसको यहाँ पे लिख दो, कहाँ पे, ये सिर्फ क्वालिफिकेशन वाले पार्ट को बोल रही हूँ, सिर्फ क्वालिफिकेशन वाले पार्ट को ओनली रीड, याद भी मत करना, सिर्फ तुम्हारी संतुष्टि के लिए ओनली रीड करके लिख दो, वरना ये काम का नहीं है, ठीक है। अब काम का क्या है, तो देखो ये एज लिमिट तो सही है कि 65 की एज हो, तुम्हारी जो एज है वो 70 इयर्स होनी चाहिए, ये वाली एज लिमिट सही है। अब इन्होंने इसमें भी अमेंडमेंट किया है 26/5/2017 के बाद, अब एज लिमिट बोलते सारे के सारे जो मेंबर्स है ना उसकी एज लिमिट 65 कर दी उन्होंने, पहले 67 थी, अब सबकी एज लिमिट कितनी कर दी, 65 कर दी। सिर्फ चेयरपर्सन को छोड़ के एज लिमिट एक्चुअल में कितनी है, 65, मतलब जो अभी चल रहा है ना रिसेंटली 65 चल रहा है। तो ये जो पेज तुम्हारा है, कंपोजिशन सही है, चेयरपर्सन ही होता है, वाइस चेयरमैन ही होता है, रेवेन्यू मेंबर होता है, लॉ मेंबर होता है, पर ये एज जो दी है ये पुरानी एज है, ये एज लिमिट पुरानी है। नई एज लिमिट कहाँ है, नई एज लिमिट तुम्हारी पेज नंबर 95 पे दी है, 95 पे डी पॉइंट के नीचे टेन्योर करके दिया है, उसमें नीचे एबीसी पॉइंट है, वहां इसकी नई एज दी है। मैं तो बोलूं तो मेरे, अगर तुम मेरी बात मानो तो वो वाला पेज क्रॉस भी कर दो, आएगा ही नहीं कुछ उसमें से। सिर्फ याद रखना कंपोजिशन यही होता है। मैम अपॉइंटमेंट वही है, बट मेन चीज ये है चारों का अपॉइंटमेंट होगा, लेकिन मेंबर्स की एज 65 है, चेयरपर्सन की आज भी एज कितनी है, 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलते हैं, वहां पे लिखा है मैम 5 साल के लिए अपॉइंट होंगे, यहाँ पे 4 साल के लिए अपॉइंट भी होते हैं।
अपॉइंट भी कितने साल के लिए होंगे, पहली बार में 4 साल के लिए, और फिर मैम रीअपॉइंट भी 4 साल के लिए ही होंगे। तो आर यू गेटिंग, सिर्फ नाम सेम है, बाकी सब चीजें इन्होंने यहाँ पे क्या करके रखी है, बदल के रखी है। तो तुम्हें याद ज्यादा ये रखना है, वो सिर्फ चाहो तो रीड करना, नहीं तो मैं बोलूंगी मत रीड करना। मैं तो हर बार कटवा देती हूँ, पर तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। मैं सीधे बोलती हूँ क्रॉस कर दो उस पेज को, ठीक है। तो चलो अब मैम चेयरपर्सन 70 साल का, बाकी सब 65 के, अपॉइंट होंगे 4 साल के लिए, रीअपॉइंट होंगे 4 साल के लिए, फंडा वही सेम है। सेकेंड टाइम अपॉइंटमेंट में एक बार सोच लेना कहीं एज अटेंड तो नहीं हो गई इनकी, तो हम उतने ही टाइम के लिए उनको क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। अब मैम चेयरपर्सन कितनी एज का होना, चेयरपर्सन का क्या होना चाहिए, चेयरपर्सन के लिए देखो क्या लिखा है, सिर्फ एक चीज चाहिए उनको, या तो तुम इज और हैज, या हो अभी, या थे, हो थे, क्या थे, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, बस। अब वो 7 साल वाला फंडा खत्म, या तो चीफ जस्टिस हो या फिर जज हो, या फिर चीफ जस्टिस हो या फिर जज हो, जज सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के होना चाहिए। वाइस चेयरमैन जज चाहिए सिर्फ हाई कोर्ट का, बाकी सब सेम। वाइस चेयरमैन क्या चाहिए, जज हाई कोर्ट का, 7 साल वाली फंडा है ही नहीं अब। फिर उसके बाद मैम रेवेन्यू मेंबर, वही रेवेन्यू मेंबर सीबीडीटी सीबीईसी का मेंबर, बट यहाँ पे लिखा है क्वालिफाइड टू बी। इनफैक्ट अभी तुम मेंबर नहीं हो, पर क्वालिफिकेशन भी है ना तुम्हारे पास कि तुम क्या बन सकते हो, सीबीडीटी सीबीईसी के मेंबर, तो चल जाएगा। ये ऐसा पहले था, यहाँ पे बोला है कि क्वालिफाइड भी लिखा है, पर यहाँ बोला कम से कम 3 साल यहाँ काम करना होगा तुम्हें। अगर तुम सीबीडीटी सीबीईसी के मेंबर हो, यहाँ पे 3 साल काम कर चुके हो, तो तुम हमारे यहाँ क्या बनने आ सकते हो, रेवेन्यू मेंबर। पिछली बार वाले में ऐसा था कि सिर्फ क्वालिफाई भी होते हैं ना तो तुम आ जाना, और यहाँ बोल रहे क्वालिफाइड हो और 3 साल तुम्हें काम करना पड़ेगा। और लास्ट लॉ मेंबर, डिस्ट्रिक्ट जज या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 10 साल के लिए रहना है। ऑलमोस्ट क्या खत्म ही हो गया, रिवाइज कर रहे हैं, वीडियो ऑन रखो। दीपक, दीक्षा, निशांत। सबसे पहले चेयरपर्सन की एज कितनी है, नए के हिसाब से, पुराना भूल जाओ, नए के हिसाब से चेयरपर्सन की एज कितनी है, 70। बाकी लोगों की एज कितनी है, 65। और कितने टाइम के लिए अपॉइंट होंगे, पहली बार 4 years, फिर से कितने बार के लिए हो सकता है, 4 years, लेकिन सब्जेक्ट टू age मैक्सिमम limit, एज लिमिट, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहले चेयरपर्सन को बुलाएंगे, या तो तुम ये होने चाहिए या तो तुम वो होने चाहिए, तो ये जज कहाँ के होने, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाँ, और चीफ जस्टिस, Justice of High Court, फिर ये हो गया हमारा चेयरपर्सन। फिर वाइस चेयरपर्सन का कहाँ पे होना चाहिए, जज, CBDT, CBs, नहीं, जज सिर्फ ऑफ हाई कोर्ट के जज। लॉ मेंबर जो होता है वो क्या, रेवेन्यू मेंबर तुम्हारा सीबीडीटी, और कहाँ का होता है, सीबीसी, लेकिन कितने साल, 3 years, 3 साल वहां परफॉर्मेंस दी होनी परफॉर्मेंस चाहिए। दी हो। ये हो गया हमारा रेवेन्यू। और लॉ मेंबर को 10 साल कंबाइन बोल रहे, कंबाइन 10 साल, डिस्ट्रिक्ट जज एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज दोनों मिला के कम से कम 10 साल रहना होगा। तो ये है तुम्हारा क्या, अथॉरिटी ऑफ एडवांस लिंक। क्या रेसिडेंट जा सकता है, हाँ कि ना बोलो, रेसिडेंट जा सकता है, हाँ। कितनी लिमिट है उसके लिए जाने के लिए, मैम ट्रांजैक्शन वैल्यू 100 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, या फिर वो more than equal to 100. इक्वल टू भी चाहिए, इक्वल टू भी 100 करोड़ चलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद 1 मिनट ना, बस आ रही, चलो। इसके बाद फीस सबसे मिनिमम रेसिडेंट के लिए कितनी है, 2 lakh. 2 लाख। मैम 2 लाख for 100 करोड़। और मैक्सिमम कितनी है, मैम 10 लाख रुपीस। 10 लाख मैक्सिमम। नॉन रेसिडेंट के लिए भी मिनिमम यही है, मैक्सिमम यही है। मैम उस पे हाँ, मैम अप टू 3 crores, वो तो एक वो प्रोविजन तो है। इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट है कि उसके लिए जाना है तो देख तो लो टैक्स बेनिफिट 3 करोड़ का है भी या नहीं तो जाओगे ही क्यों। तो इन शॉर्ट रेसिडेंट का भी 2 लाख मिनिमम, नॉन रेसिडेंट का भी 2 लाख मिनिमम, लेकिन रेसिडेंट 100 करोड़ के नीचे वाले पे जा ही नहीं सकता और नॉन रेसिडेंट जा सकता है। पीएसयू की कितनी फीस है,
10,000 10,000। ठीक है, कब कब रिजेक्ट ही कर देंगे कि नहीं भैया तुम्हारा केस तो सॉल्व नहीं करेंगे? मैम जब मैम जब या आईटेट के पास केस पेंडिंग हो एक्सेप्ट पीएसयू, पीएससी, सिर्फ आईटेट हाई कोर्ट, सुप्रीम हाई कोर्ट। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आईटेट। सुप्रीम और कोर्ट अदर एसईसी का इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास भी पेंडिंग हो तो नहीं जा सकते ना? पीएसयू का इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास पेंडिंग है वो जा सकता है, पीएसयू का आईटेट के पास पेंडिंग है वो जा सकता है, पर अदर एसईसी का कहीं भी पेंडिंग हो पेंडिंग हो वो नहीं इनकम जा टैक्स सकता। अथॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट तक वो जा ही नहीं सकता है। ठीक है, फिर और क्या है? ये तो हो गया केस पेंडिंग है, और दूसरा क्या है? मैम फेयर मार्केट वैल्यू के लिए अगर जाते हैं तो नहीं जा सकते। हाँ, और एक और था, क्या था? बिना देखे सोच के बताओ, देखना नहीं। मैम क्वेश्चन ऑफ फ्रेमिंग ऐसी है जिससे कि टैक्स अवॉइडेंस। तुमने क्वेश्चन ही ऐसा फ्रेम करके रखा भैया कि टैक्स अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, हम तो नहीं देंगे। कितने टाइम में अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग दे दी जानी चाहिए? 6 months 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, फ्रॉम रिसीट ऑफ फ्रॉम रिसीट ऑफ Application. एप्लीकेशन। फिर उसके बाद मुझे बताओ कि कौन से टाइप के क्वेश्चन के लिए जा सकते हो? मैम Both क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ question of फैक्ट, fact. कोई भी मैम। अब किस पे बाइंडिंग होता है ये रूलिंग? मैम Applicant. एप्लीकेंट एप्लीकेंट अथॉरिटी अप टू सीआईटी पीसीआईटी एंड ट्रांजैक्शन जो टू transaction- फॉर विच ट्रांजेक्शन। same transaction. सिर्फ 3 मिनट का टाइम तुम्हारे पास है, क्विकली इन सब चीजों को लिखो। चलो 5 मिनट देती हूँ, 5 मिनट में एकदम गो थ्रू करके जो बोलते हैं ना रफली लिखना, उसको लिखो। लिख लिया? मैम ऑलमोस्ट 80% प्रोविजन लिख लिया। बाकी डन। अब देखो, 2 चीज इसमें बस और बची। ये बोलते हैं कि बोर्ड में और कौन आएगा। हमने पहले जो पढ़ा वहां चेयरपर्सन था, वाइस चेयरपर्सन था, रेवेन्यू मेंबर था, लॉ मेंबर था। अब ये जो तुम लॉ मेंबर की, रेवेन्यू मेंबर की बात करो, वो होगा कौन? हमने तो बोल दिया भाई सीबीडीटी सीबीएसई में काम करना 3 साल, पर कौन सी पोस्ट? क्या इनकम टैक्स ऑफिसर को ले लेंगे, इंस्पेक्टर को ले लेंगे, कि हम डीसी को लें कि जेसी को लें, किसको ले? तो वहां क्लियर लिखा है कि 1 और मोर बोर्ड। देखो एडवांस रूलिंग की एक बोर्ड भी हो सकता है, एक से ज्यादा बोर्ड स्टेट वाइज भी हो सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नेसेसरी क्या है कि 2 मेंबर्स जो होंगे नॉट बिलो द रैंक ऑफ सीसीआईटी एज मे बी नॉमिनेटेड बाय बोर्ड। सीसीआईटी होना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 डायरेक्ट पढ़ो, तुम्हें कौन होना पड़ेगा? चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और ये बोलेगा कौन कि कौन सा चीफ कमिश्नर? तुम्हारा बोर्ड है ना जो सीबीडीटी बोर्ड, वो डिसाइड करके देगा कि नॉमिनेट करेगा बोर्ड कि ये होना चाहिए। ठीक है, तो चीफ कमिश्नर से नीचे कोई नहीं चलेगा, सबसे ऊपर वही तो होता है चीफ कमिश्नर, और उसके ऊपर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर होते तो वही लोग, तो कम से कम 2 ये लोग होने चाहिए। मैम कभी ऐसा हो जाए कि अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने रूलिंग दी और वाइस चेयरमैन की तबीयत खराब थी, या फिर हमारे लिए ऐसा समझो कि वाइस चेयरमैन नहीं रहे और इन्होंने तो रूलिंग दे दी, तो भाई ऐसे जस्ट बिकॉज कोई नहीं है या कोई किसी का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ तो उसके बेसिस पे ये नहीं बोल सकते कि एडवांस रूलिंग का डिसीजन इज इनवैलिड, वो वैलिड ही रहेगा। तो दैट मीन्स अगर किसी की वैकेंसी आती है, कोई नहीं है, अपॉइंटमेंट ढंग से नहीं हुआ है, तो उसका मतलब ये नहीं कि एडवांस रूलिंग ही ढंग से नहीं हुई है। तो ये दिखा है 245P में कि वैकेंसी का मतलब ये नहीं है कि प्रोसीडिंग्स ही इनवैलिड हो गई। क्या ये बात समझ में आई? अब इसके बाद जो तुमको 245W दिख रहा है, बहुत ग्रीन 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 दिख रहा है, इसमें 2nd नंबर काट सकते हो, 3rd नंबर काट सकते हो, कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आगे ये कर सकती है। अभी करा कुछ नहीं है इन्होंने, आगे जाके फेसलेस इसको भी करने की बातें कर रहे हैं, अभी किया नहीं है, तो आगे जाके कर सकते हैं। तो अभी करोगे तब हम पढ़ेंगे इस चीज को। मेन मुझे क्या पढ़ना है? पॉइंट नंबर 1, वो इंपॉर्टेंट है। ये बोलते हैं तुम दुखी हो रहे हो ना अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के डिसीजन से, तो बोलता है कि एनी रूलिंग प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर पास्ड बाय बोर्ड, बोर्ड ने कोई ऑर्डर पास किया या फिर एओ ने कोई ऑर्डर पास किया, किसके डायरेक्शन पे? सीआईटी पीसीआईटी के डायरेक्शन पे। याद करो तुम्हारे एडवांस रूलिंग में सीआईटी पीसीआईटी भी तो है, बोला ना, इनके नीचे का कोई चलेगा नहीं। अगर सीआईटी पीसीआईटी के ऑर्डर पे कोई एओ ने डिसीजन दिया या फिर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने कोई डिसीजन दिया, तो तुम डायरेक्ट अपील, तो कहीं तो अपील का मौका दो हमको, तुमने तो एकदम बाइंडिंग ही कर दिया। तो बोलते हैं कि एप्लीकेंट
तुमको अब हम मौका दे रहे बोर्ड के उस पे, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में ये मौके नहीं थे। बोर्ड जब से आया है, बोर्ड बोलता है कि अगर बोर्ड ने कोई डिसीजन दिया या सीसीआईटी पीसीआईटी का तुम्हारा कोई ऑर्डर, सीसीआईटी पीसीआईटी ने डायरेक्शन दिया, उसके अकॉर्डिंग एओ कोई ऑर्डर दे रहा है, तो तुम हाई कोर्ट में पहुंच सकते हो विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन। 60 दिन के अंदर तुम जा सकते हो, लेकिन कब से? जब से ये बोर्ड डिसीजन दे रहा है। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में ये चीजें नहीं थी। तो तुम अगर ये 1/9/2021 के पहले का हो और ये क्वेश्चन मर्ज करे, हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकते। ये बोर्ड ने जब डिसीजन दिया है और बोर्ड के डेट से ये लोग जा सकते हैं, ये बात याद रखना। सीआईटी पीसीआईटी का डायरेक्शन, एओ डिसीजन दे रहा है। अब एओ नहीं लिखा उसने बोला ज्वाइंट कमिश्नर ने डिसीजन दिया है। याद रखना एओ 3 होते हैं, याद है ना? एओ कौन कौन होता है? ज्वाइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, और एक अपना कौन होता है? इनकम टैक्स ऑफिसर। फिर 3 एओ कौन कौन से थे? मैम असिस्टेंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और एक डेप्यूटी कमिश्नर। 3 थे, मुझे तो याद आ रहा है। 3। यस, खोलो इनकम टैक्स अथॉरिटी का चार्ट। ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है? आ जाओ इनकम टैक्स अथॉरिटी के चार्ट पे, पेज नंबर चैप्टर मुझे नहीं दिख रहा। क्या मुझे नहीं दिख रहा? तुमको दिख रहा है इनकम टैक्स अथॉरिटी का चैप्टर? मुझे क्यों नहीं दिख रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? Yes, page number 305. अब तुमको पेज नंबर 305 पे दिख रहा है, एक बॉक्स बना है रेड कलर का, उसके अंदर लिखा है इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, ये तीनों एओ होते हैं। जरूरी नहीं है हर बार तुमको एओ बोले, कभी वो असिस्टेंट बोल रहा है, कभी डेप्यूटी को बोल रहा है, कभी जॉइंट कमिश्नर बोल रहा है, तीनों को कॉमनली एओ बोला जाता है। पेज नंबर 305 पे ये एओ वाली चीज को बिल्कुल हाईलाइटेड रखना। अब ये असेसमेंट विंग का एओ है। इन्वेस्टिगेशन विंग में एओ कौन होता है? देखो, इन्वेस्टिगेशन जो लोग करते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन में डेप्यूटी और सिर्फ जॉइंट कमिश्नर, ये दोनों लेवल होते हैं। वहां तुम्हारा इनकम टैक्स ऑफिसर हो भी नहीं सकता है। वहां कौन सी इन्वेस्टिगेशन करेगा? इनकम टैक्स ऑफिसर कलेक्शन करता है। तो ये दोनों चीजें अलग है। इन्वेस्टिगेशन विंग अलग है, जहाँ पे पूरा ये सर्च सीजर ये सब करते हैं ना, वो विंग है। और ये वाली जो असेसमेंट करने वाली विंग अलग है, वहां 3 एओ होते हैं और यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में 2 ए होते हैं। इस पूरे चैप्टर में अगर तुम्हें कोई चीज याद रखनी है तो ये एओ, जो जनरली स्टूडेंट को एओ पता ही नहीं होता है कि 3 तरह के भी एओ हमारी दुनिया में है, उसमें भी इन्वेस्टिगेशन विंग के भी कुछ एओ होते हैं, ठीक है? तो तुम्हारा अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग खत्म हुआ चैप्टर। आई होप याद भी हो गया होगा। एक बार तुमको रीडिंग अच्छे से करनी है, अपने लेवल पे अच्छे से याद करना है। कल मैं तुमको कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग करवा दूंगी, मास्टर फाइल वाला करवा दूंगी। मैं कौन से टॉपिक ले रही हूँ? छोटे छोटे, ताकि तुम पीजीबीपी कवर अप करो। उधर अपना चल रहा है, इधर पीजीबीपी कवर अप कर लो। अगर अभी भी नहीं किया तो फिर ये टाइम भी मेरे लिए तो वेस्ट हो गया, ठीक है? मैं बहुत स्लो इसीलिए चलूँ कि तुम कवर अप पे आ जाओ, ठीक है? अब सच सच बताओ, पीजीबीपी के क्वेश्चंस करें वो 7 क्वेश्चन? शिवानी हुए कि नहीं हुए? मैम 2 हुए हैं। सिर्फ 2?